आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 में अध्याय 7 जैव विविधता भाग 3। वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाइयों तक पहुँचे, जहाँ वेटकर के अनुसार हमने वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति यानी स्पीशीज को माना। अतः किन जीवों को हम एक जाति या एक ही जीव के रूप कह सकते हैं। एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफ़ी समानताएं होती है और वे आपस में जनन कर सकते हैं। हम उन्हें एक ही जाति के जीव मानेंगे, अर्थात वे जीव जिनमें अधिकतम गुणों में समानताएं हो, बाह्य रूप से वे एक जैसे दिखाई दे और वे आपस में जनन करने की क्षमता रखते हैं। वेटकर ने प्रस्तुत 5 जगत में सबसे पहला मुख्य जगत मोनेरा। इनमें वे जीव आते हैं जिनमें न तो सुगठित केंद्रक अर्थात पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक और न ही उनके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। इन जीवों के शरीर बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात एक से अधिक कोशिकाएं भी पाई जा सकती है, लेकिन इनमें पाई जाने वाली विविधताएं अन्य लक्षणों पर निर्भर नहीं करेगी। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में कोशिकाएं भित्ति नहीं पाई जाती, अर्थात पेड़ पौधों पर चाल के रूप में पाई जाने वाली भित्तियां मृत सेल अर्थात मृत कोशिकाएं उपस्थित नहीं होती है। कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण भी मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए ये परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका भित्ति के होने या नहीं होने के आई परिवर्तनों से भी भिन्न होते हैं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी भी है तो ये विषम पोषी भी हो सकते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए ये जीव अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकते हैं, वहीं ये दूसरे जीवों से अपना भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं। इनके मुख्य उदाहरण नीलहरित शैवाल, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा जैसे जीव हैं। वहीं प्रोटिस्टा वेटकर के अनुसार दूसरा जगत है। इसमें सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। यूकेरियोटिक यानी जिनमें सुगठित केंद्रक यानी केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है और इसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। इस वर्ग के जीवों में गमन के लिए सीलिया और फ्लैजेला नामक विशेष संरचनाएं पाई जाती है, जो कि इन्हें स्वपोषी और विषमपोषी दोनों ही प्रकार के होते हैं, अर्थात इनमें वे जीव भी उपस्थित होते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकते हैं या वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पादपों या जीवों पर निर्भर होते हैं। उदाहरणतः एक कोशिकीय शैवाल, डाइएटम नामक जीवाणु या प्रोटोजोआ या यूग्लिना प्रोटोजोआ का एक प्रजाति का उदाहरण यह है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लैजेला नामक एक विशेष संरचना उपस्थित है जो इसके लिए गति या गमन में सहायता करती है। उसी प्रकार इसमें सीलिया नामक विशेष संरचनाएं पाई जाती है। वहीं इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि इसके अग्रमुखी कूटपाद ये इसकी गति में सहायक होते हैं। तीसरी प्रजाति फंजाई, ये विषम पोषी यूकेरियोटिक जीव होते हैं। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन सड़ी गली जैव कार्बनिक पदार्थ या जीवों को सड़ाकर प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें मृत जीवी के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमताएं प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल संक्रामक की उपस्थिति हुई और एक कोशिका भित्ति पाई गई। इनमें यस्ट, मशरूम आदि जीवाणु भी उपस्थित होते हैं। जैसे आप यहाँ पे इसके एग्जाम्पल फंजाई के देख सकते हैं, एस्पिरिलिस पादप, पेनिसिलियम, एगेरिकस पादप आदि। इन कवकों की प्रजातियों में नीलहरित शैवाल के साथ भी स्थायी संबंध रखते हैं। यह सहजीविता के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि ऐसे सहजीवी को लाइकेन कहे जाते हैं, क्योंकि ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की चालों पर रंगीन धब्बों के रूप में देखे जा सकते हैं। ये लाइकेन कवक और शैवाल प्रजाति का एक संबंध होता है, जिनमें शैवाल
कवक को प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण में सहयोग करता है, वहीं कवक शैवाल को स्थान देने और आवश्यक खनिज पोषक तत्व व जल प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। वहीं प्लांटी वर्ग, इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं जो कि स्वपोषी अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाने वाले प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधे आते हैं और सूखी पौधे और कुछ जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होने वाले अर्थात एक कोशिकीय भी जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इन्हें भी इनमें रखा जा सकता है। एनिमेलिया जगत में इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिकाएं भित्ति नहीं पाई जाती, अर्थात उनके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई कवच नहीं होगा, अर्थात इस वर्ग के जीव विषमपोषी होंगे जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पादप या जीव जंतु पर निर्भर होते हैं। इसके चित्र को आप विशेष ध्यान से देखें तो एक जीवधारी प्रजाति जिनमें प्रोकैरियोटिक व यूकेरियोटिक दो प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक वे जीव हैं जिनमें सुगठित केंद्रक नहीं पाया जाता, यूकेरियोटिक के अंदर सुगठित केंद्रक पाया जाता है। यूकेरियोटिक जीव एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय हो सकते हैं जिनमें एक कोशिकीय जीवों में प्रोटिस्टा मुख्य है, वहीं बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित दो प्रकार के भाग उपस्थित होते हैं। इन दोनों भागों में कोशिका भित्ति सहित पाए जाने वाले भागों में प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव और प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले जीव दोनों ही भाग उपस्थित होते हैं। प्लांटी वर्ग प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है, लेकिन फंजाई वर्ग प्लांट प्रकाश संश्लेषण में सक्षम नहीं होता। कोशिका भित्ति रहित जीवों में भी एनिमेलिया नामक एक प्रजाति पाई जाती है, अर्थात जिसमें मनुष्य या जीव जंतु उपस्थित होते हैं आदि। प्लांटी, आज हम प्लांटी भाग को एक बार वापस विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। प्लांटी पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इन तथ्यों पर आधारित था कि पादप शरीर के प्रमुख घटक रूपेण या पूर्ण रूप से विकसित व विभेदित हैं या नहीं, अर्थात पादप जगत को किस भागों में किस प्रकार विभाजित किया गया उसके बाद को समझने का प्रयास है। वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को शवन करने के विशिष्ट ऊतकों के आधार पर था, अर्थात किस प्रकार उनमें जाइलम या फ्लोएम उपस्थित होते हैं या उनके शरीर में कितने प्रकार के अंग उपस्थित होते हैं, इसके आधार पर इसे रखा गया। तत्पश्चात वर्गीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ये भी देखा गया कि कुछ पौधों में बीज धारण की क्षमता पाई जाती है तो कुछ में नहीं पाई जाती। इसी प्रकार सबसे पहला थैलोफाइटा, ये वे पौधे थे जिनकी शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता, अर्थात इनकी पत्तियां, तने या जड़ों आदि में विभिन्नताएं करना सक्षम नहीं होता है और हम सामान्य रूप से उसके अंदर कोई विभेदन या कोई अंतर नहीं कर सकते। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाने वाले जीव होते हैं और इसे हम सामान्यतः शैवाल के नाम से भी जानते हैं। इनमें यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा आदि प्रकार के जीव उपस्थित होते हैं। आप यहाँ एक चित्र के अनुसार इन्हें देख सकते हैं। ये यूलोथ्रिक्स, ये कैलेटोफाइरा और वहीं ये अल्वा प्रकार के जीव, ये स्पाइनोमेरोसा और एक कारक प्रकार के जीव आदि जीव हमारे अंदर उपस्थित हैं। वहीं ब्रायोफाइटा जगत में इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। ये पादप, तना और पत्ते, अर्थात इनकी तना और पत्ते एक ही जैसे होते हैं या इन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि समूह के रूप में उपस्थित होता है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों के शवन के लिए भी कुछ विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं, जिनमें मांस में जैसे एग्जाम्पल में मांस, फ्यूनेरिया पादप और मार्केशिया पादप ये देख सकते हैं। यहाँ रिक्सकिया पादप या मार्केशिया पादप और फ्लोरेशिया पादप आदि के कुछ उदाहरण देख सकते हैं। टेरिडोफाइटा, इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियां आपस में विभाजित होती है, लेकिन इनमें जड़
तना व पत्तियों के अलावा अन्य भाग जैसे फल या फूल नहीं लगते हैं। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल अथवा अन्य पदार्थ सवन के लिए सवनी उत्तक अर्थात जाइलम व फ्लोएम भी पाए जाते हैं। उदाहरणतः मार्सिलिया, फर्न, ऑस्ट्रेल आदि जीव। वहीं हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिप्टोगैमस, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये नग्न भ्रूण में पाए जाने वाले पादप होते हैं जिन्हें बीजाणु कहा जा सकता है। और इन तीन समूहों के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं अर्थात सामान्य रूप से सीधे रूप से दिखाई नहीं देते, अतः इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। अतः ये क्रिप्टोगैमस पौधों के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें क्रिप्टोगैमस भी कहा जाता है। इनमें जननांग अप्रत्यक्ष होने के कारण इन्हें क्रिप्टोगैमस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी ओर भी पौधे जिनमें जनन उत्तक पूर्ण विकसित हो जाते हैं उनमें विभेदन करना संभव होता है और इस जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न भी करते हैं। ऐसे पौधों को या पादपों को फैनोग्राम के नाम से जाना जाता है। बीज के अंदर भ्रूण के साथ उचित खाद्य पदार्थ देने पर उनका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास व अंकुरण के समय किया जा सकता है। बीज की अवस्था के आधार पर हम इन सभी वर्गों को या पादपों को पुनः दो भागों में विभाजित करेंगे, जिनमें नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पादप और फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले पादप। अर्थात वे पादप जो नग्न बीज उत्पन्न करते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म, वहीं फल के अंदर जिनके बीज उत्पन्न होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म नाम से जाना जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं मार्सिलिया और फर्न इसके दो अच्छे उदाहरण हैं, जिनमें स्पाइरोकार्पा जैसी यहाँ पत्तियाँ हैं, ये इस पौधे का तना है। वहीं यहाँ पर हम भी देख सकते हैं ये पत्तियाँ हो सकती है या इसके तना हो सकता है या जड़ें हो सकती है। तो इस प्रकार हम इनमें अधिक विभिन्नता उत्पन्न नहीं करवा सकते। इसी के साथ आज का गृह कार्य, सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा जा सकता है? टेरिडोफाइट या फैनोग्राम में क्या अंतर है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं अर्थात इन पादपों में क्या अंतर होता है, समझाइए। धन्यवाद।